बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को और हम एक इम्पोर्टेंट लॉ को डिस्कस करेंगे जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुप। तो पहले हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो टर्म्स में डिफरेंस बताता चलूं, जिनमें एक हमारे पास है स्पिन मोशन और दूसरी हमारे पास है ऑर्बिटल मोशन। तो फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड भी रिवॉल्व करता है और इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड भी इस तरह से रोटेट करता है। सिमिलरली अगर ये सन है, ये अर्थ है, तो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रही है और अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड इस तरह से रोटेट भी करती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अपने एक्सिस के गिर्द घूमने वाली जो मोशन है उसे हम कहते हैं स्पिन मोशन, और अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हो तो उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। तो अर्थ की सन के अराउंड ये जो रेवोल्यूशन है, ये जो मोशन है, इसे हम कहेंगे ऑर्बिटल मोशन, और अर्थ की अपने एक्सिस के अराउंड जो मोशन है उसे हम कहेंगे स्पिन मोशन। इसी तरह इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के अराउंड जो रेवोल्यूशन है, मोशन है, उसे हम कहेंगे ऑर्बिटल मोशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ख़ास ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। और इलेक्ट्रॉन की अपने एक्सिस के गिर्द जो मोशन है उसे हम कहेंगे स्पिन मोशन। स्पिन मोशन को रोटेशनल मोशन भी बोला जाता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप जानते हैं, हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मोशन की वजह से, यानी वेलोसिटी की वजह से उसके पास जो एनर्जी होगी उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यहाँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, लिहाजा पार्टिकल के पास घूमने की वजह से, रोटेशनल मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसे हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू रोटेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के घूमने की वजह से उसके पास जो एनर्जी होगी उसे हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और वो रिजिड बॉडी अपने ही एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, यानी कि स्पिन मोशन कर रही है ये रिजिड बॉडी। तो अगर हम ये सपोज कर लें कि इस रिजिड बॉडी की स्पिन मोशन जो है वो ये इस डायरेक्शन में है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो अब क्या होगा, इस रिजिड बॉडी की अगर हम बात करें तो इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो फ़र्ज़ कर लें हमारे पास इस रिजिड बॉडी का एक पार्टिकल जो है, फ़िलहाल हम वो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक पार्टिकल है, ये हमारे पास पिवट पॉइंट है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इस पार्टिकल का मैस अगर हम m मान लें और इसका पिवट पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसको हम r मान लें, तो यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो पूरी रिजिड बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें रिजिड बॉडी में मौजूद हर पार्टिकल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगी। तो पहले हम एक पार्टिकल की बात करते हैं। तो अगर बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यानी बॉडी घूम रही है, जिस एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रही है उसको हमने ओमेगा ले लिया। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप जानते हैं 1/2mv² होता है। अब चूंकि हम रोटेशनल मोशन में डील कर रहे हैं, हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो अभी आपको बताया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक एंगुलर वेलोसिटी के साथ होगा। तो हमने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान ये रिलेशन पढ़ा था, v = r ओमेगा।
यहाँ v इस पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी है, r हमारे पास ये वाला रेडियस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ओमेगा हमारे पास पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी है। तो अगर इसको इक्वेशन 2 कह लें, इसको 1 कह लें, तो हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अब ये काइनेटिक एनर्जी होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, 1/2 वैसे ही आ जाएगा, m भी वैसे ही आ जाएगा, v की जगह आ जाएगा r ओमेगा, r का स्क्वायर भी हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर भी हो जाएगा। तो हमारे पास ये रिलेशन बन गया। यहाँ हमारे पास ये वाली जो क्वांटिटी है mr स्क्वायर, इसके बारे में हम जानते हैं कि ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो चूंकि हम इस पार्टिकल m की बात कर रहे हैं, तो ये mr स्क्वायर इस पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जिसमें m इसका मैस है और r इसका डिस्टेंस है पिवट पॉइंट से। तो I हमारे पास यहाँ पे mr स्क्वायर होगा इस पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 वैसे ही आ जाएगा, mr स्क्वायर की जगह I लिख दिया और साथ में ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसकी एंगुलर वेलोसिटी के स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें और 2 पे डिवाइड कर दें, तो हमें उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। और अगर आप इस फार्मूला को कंपेयर कर लें इस फार्मूला के साथ, तो काइनेटिक एनर्जी ये ट्रांसलेशनल, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 दोनों में है। मैंने आपको बताया था मैस इनर्शिया होता है, और जो काम इनर्शिया लीनियर मोशन में करता है वही काम एंगुलर मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। तो m की जगह पे ये I आ गया रोटेशनल मोशन की वजह से। सिमिलरली जो काम लीनियर वेलोसिटी लीनियर मोशन में करती है वही काम एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर मोशन में करती है, यानी m को I से रिप्लेस कर दिया, v को ओमेगा से रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा। अब हम इस रिजिड बॉडी की टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो आपको पता है रिजिड बॉडी में एक पार्टिकल नहीं होता, डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर हम सपोज कर लें कि हमारे पास n पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो हम हर पार्टिकल की अलग-अलग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद उनको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास रिजिड बॉडी की टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो अगर बात करें m1 की, तो m1 की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m1 r1 स्क्वायर और साथ में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। बात करें m2 की, तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 m2 r2 स्क्वायर और साथ में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह हम तमाम पार्टिकल्स की अलग-अलग जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसको ऐड अप करते जाएंगे। तो ये मैंने ये वाला फार्मूला लगाया है, IMR स्क्वायर है, तो 1/2 वैसे ही आ गया। IMR स्क्वायर था फर्स्ट पार्टिकल के लिए m1 r1 स्क्वायर और साथ में ये ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली ये आगे हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे। यहाँ मैंने ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 नहीं लिखना, उसकी वजह ये है कि रिजिड बॉडी में मौजूद हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, ये आपको पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, वो उतनी ही होती है जितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिजिड बॉडी रोटेट कर रही होती है। तो अगर रिजिड बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो रिजिड बॉडी में मौजूद हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा होगी। इन तमाम फैक्टर्स में से 1/2 और ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएंगे और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। अभी हमारे पास जो ब्रैकेट में लिखा है ये क्या है, ये फर्स्ट पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सेकंड पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसी तरह आगे दूसरे पार्टिकल्स का भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो अगर हम रिजिड बॉडी में मौजूद तमाम पार्टिकल्स के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दें तो हमारे पास ये वाला फैक्टर बन जाएगा, और इसे हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। और इसी ब्रैकेट वाली टर्म को मैंने समेशन की फॉर्म में लिखा है, चूँकि m भी चेंज हो रहा है तो यहाँ भी mi आ जाएगा और r भी चेंज होगा हर पार्टिकल का अगर मैस डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हुई, तो mi ri स्क्वायर मैंने इस ब्रैकेट वाली टर्म को लिख लिया। i की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से और i की वैल्यू जाएगी n तक, तो ये 1/2 ऐसे ही आ गया, ओमेगा स्क्वायर ये लिख लिया और ये ब्रैकेट वाली टर्म हमारे पास ये आ गई। यहाँ ये हमारे पास जो है
ये इस रिजिड बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट रोलिंग कर रहा है, रोलिंग का क्या मतलब है। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इस सरफेस पर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस पार्टिकल की इस सरफेस के ऊपर मूव करने की वजह से इधर को राइट की तरफ लीनियर वेलोसिटी होगी और साथ में ये ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट भी करेगा अपने एक्सिस के अराउंड। तो ये ऑब्जेक्ट जब इधर को जाएगा तो ये दो काम कर रहा होगा, एक तो ये रोटेट कर रहा होगा, दूसरा ये लीनियर डिस्टेंस भी कवर कर रहा होगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करेगा। तो याद रखना, जब भी एक पार्टिकल दोनों काम करे, रोटेशनल मोशन भी करे और लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कवर करे, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो रोल कर रहा है। अब रोलिंग के दौरान पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो यहाँ देखो दो वेलोसिटीज़ हैं, एक हमारे पास है ये लीनियर वेलोसिटी और दूसरा हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी की वजह से होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर वेलोसिटी की वजह से होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल की अगर हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दें तो हमें रोलिंग के दौरान पार्टिकल की टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। देखो ना, ओमेगा भी है, एंगुलर वेलोसिटी भी है। एंगुलर वेलोसिटी की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी हो उसे हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और लीनियर वेलोसिटी की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी हो उसे हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यानी इस ऑब्जेक्ट के पास रोलिंग के दौरान दोनों ही काइनेटिक एनर्जीज मौजूद हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुप। तो फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ये हमारे पास एक डिस्क है, ये हमारे पास डिस्क है और ये हमारे पास हुप है या रिंग है। और ये जो टॉप पॉइंट है इस इंक्लाइंड प्लेन का, उसका ग्राउंड से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास h है। तो ये वाली हमारे पास जो लाइन होगी, ये वाली लाइन ये ग्राउंड की है और इसको हम 0 पॉइंट भी बोल सकते हैं या हम इसको रेफरेंस भी बोल सकते हैं। तो चूंकि ये डिस्क जो है ये 0 पॉइंट से हाइट पर मौजूद है, h हाइट पर, तो इसके पास यहाँ होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी। सिमिलरली हुप के पास भी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अगर डिस्क और हुप का मैस सेम है तो दोनों के पास इक्वल पोटेंशियल एनर्जी होगी और वो हमारे पास होगी mgh। मैस दोनों का सेम हो गया, g भी दोनों के लिए सेम होगा और h तो दोनों के लिए सेम है। तो जब डिस्क यहाँ मौजूद होगी और हुप यहाँ मौजूद होगा तो दोनों के पास पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी इस h हाइट की वजह से। तो हम अब क्या करते हैं, हम ये डिस्कस करते हैं कि जब हम डिस्क को यहाँ से फ्री करते हैं और हुप को फ्री करते हैं तो दोनों रोल करके नीचे को आएंगे। रोल का मतलब जो डिस्क है वो इंक्लाइंड प्लेन से नीचे को भी आ रही होगी और साथ में ऐसे रोटेट भी कर रही होगी। तो इस डिस्क के पास दो काइनेटिक एनर्जीज होंगी, एक रोटेशनल और एक ट्रांसलेशनल। अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं डिस्क की तो वो हमारे पास आ जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/2 mv स्क्वायर और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। आपकी बुक में उसने साइड इन्फॉर्मेशन में ये लिखा हुआ है कि डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I वो हमारे पास है 1/2 mr स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे I की जगह पे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर दिया, डेट इज़ 1/2 mr स्क्वायर। ये 1/2 mv स्क्वायर वैसे ही आ गया, ये आ गया 1/2 ये वाला, और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क की जगह हमने पुट कर दिया 1/2 mr स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर भी वैसे ही आ गया। हमें पता है V इक्वल होता है R ओमेगा के, तो जहाँ भी हमें R ओमेगा नज़र आए उसकी जगह हम V लिख सकते हैं। और अगर R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर नज़र आएगा तो उसको हम V स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे V की वैल्यू R ओमेगा पुट करके उसको अलग-अलग किया था R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो हम R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को वापस V स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास है R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह आ जाएगा V स्क्वायर। 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/4 mv स्क्वायर, इनका एलसीएम ले लें तो हमारे पास
जो है वो आ जाएगा 3/4 mv²। अब यहाँ पे मैंने डिस्क की टोटल काइनेटिक एनर्जी को डिस्क की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल लिख दिया है। ये मैंने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखा है, या आप कह लें इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को फॉलो किया है। देखो डिस्क जब यहाँ मौजूद थी उसके पास सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी थी, डैट इज़ mgh। जब डिस्क को यहाँ से फ्री किया तो डिस्क नीचे को आई, उसने रोटेशन भी की और उसने ट्रांसलेशनल मोशन भी की। इसका मतलब डिस्क के पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट होगी दो काइनेटिक एनर्जीज़ में, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में और दूसरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। इसी वजह से मैंने डिस्क की टोटल काइनेटिक एनर्जी को उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल लिख दिया। यानी यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होगी नीचे आते दौरान वही पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल में कन्वर्ट होगी। उस पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, कुछ हिस्सा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। तो इसलिए टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह लिख दिया mgh इक्वल्स टू हमारे पास ये वाला फैक्टर आ जाएगा 1/2 mv² प्लस 1/4 mv²। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया इनका एलसीएम ले तो हमारे पास ये आ जाएगा 3/4 mv²। हमें v चाहिए, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ डिस्क चाहिए। यहाँ से ये m और ये m आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 इधर चला गया तो 4gh बन गया, 3 इधर आके डिवाइड हो गया तो ये 4gh/3 बन गया। चूँकि v² है हमें v चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास v इक्वल आ जाएगा 4gh/3 और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिस्क की वेलोसिटी आ जाएगी। अब हम बात करते हैं हूप की, और हूप की वेलोसिटी का रिलेशन हम निकालते हैं। उसके लिए सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा। जब हूप यहाँ था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, नीचे को आ रहा था तो उसकी वही पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल आ जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी, और वो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/2 mv², रोटेशनल आ गई 1/2 mr² ओमेगा²। यहाँ मैंने क्या किया है, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आनी थी यहाँ हूप की, यानी आना था 1/2 I ओमेगा²। आई अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हूप पुट करेंगे, और अपनी बुक पे देखिएगा वहाँ हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² लिखा है। तो 1/2 वैसे ही आ गया, आई की जगह mr² आ गया जो कि हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ओमेगा² भी वैसे ही आ गया। ये हमारे पास बन गया 1/2 mv²। यहाँ से r² ओमेगा² को v² लिख लिया। तो ये हाफ mv², ये हाफ mv², हाफ हाफ 1 बन जाएगा तो ये आ जाएगा mv², या इनका एलसीएम ले लें तो हमारे पास mv² आ जाएगा। यहाँ से अगेन ये m और ये m कैंसिल हो जाएंगे तो v² इज इक्वल टू gh आ जाएगा। हमें v चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट gh आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो हूप की वेलोसिटी है। यानी कि जब हूप इस इंक्लाइंड प्लेन पर मूव करके नीचे ग्राउंड पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी ये होगी, और जब डिस्क पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी ये होगी। अब हम दोनों की वेलोसिटी को कंपेयर कर लेते हैं, और कंपेयर करके ये पता कर लेते हैं कि डिस्क की वेलोसिटी ग्राउंड पर पहुंचने पे ज़्यादा होगी या हूप की ज़्यादा होगी। तो मैंने इसको लिखा डिस्क की वेलोसिटी इज इक्वल टू 4/3 स्क्वायर रूट अलहदा कर लिया, साथ में ये gh स्क्वायर रूट आ गया। 4/3 स्क्वायर रूट को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1.15, और ये gh स्क्वायर रूट हूप की वेलोसिटी है। तो मैंने gh स्क्वायर रूट की जगह vh लिख दिया, यानी हूप की वेलोसिटी। अब चूंकि vh के साथ 1 से बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद vd आ रहा है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि हमारे पास डिस्क की जो वेलोसिटी है वो हूप की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी? 1.15 टाइम्स। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि चूंकि डिस्क की वेलोसिटी ज़्यादा है हूप की वेलोसिटी से, तो जो डिस्क है वो इस इंक्लाइंड प्लेन की बॉटम पर ज़्यादा जल्दी पहुँच जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो मूव कर रही है। तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा डिस्क विल रीच द बॉटम मोर क्विकली देन हूप, कि डिस्क हूप की निस्बत जल्दी से इस इंक्लाइंड प्लेन की बॉटम पर पहुँच जाएगी। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में आता है डिफाइन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आप उसको डिफाइन करेंगे, उसका फार्मूला लिखेंगे,
और कहता है एक्सप्लेन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हुप। तो आप इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे विद थ्योरी और साथ में ये फिगर। और एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिस्क और हुप की वेलोसिटी को आपस में कंपेयर करें और बताएं कि कौन ग्राउंड पर पहुंचने पर, बॉटम पर पहुंचने पर तेज़ी से मूव कर रहा होगा। तो उसमें आप ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको डिस्कस करेंगे विद थ्योरी। तो ये हमारा टॉपिक था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक जो है उसे डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।